गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे द एग्ज़ाम टॉपर्स परिवार में। जैसा कि रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की एग्ज़ाम जल्दी आयोजित होने वाली हैं, तो उनके लिए हमें तैयारी भी करना होगी। तो उसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट की सीरीज चल रही है, जिसमें हम प्रमुख वन लाइनर फैक्ट के बारे में चर्चा करते हैं और इनसे अक्सर कई बार हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और पूछे जाने की काफ़ी संभावना भी बनती है। तो आगे बढ़ने से पहले यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। जैसा कि ये हमारे भारत के पर्वत पठार, मैदान, मिट्टी, जलवायु और नदियों का तीसरा भाग है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले फैक्ट से। मैकाल पठार किस राज्य में है और इसके सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? मैकाल पर्वत या मैकाल पठार कहें, यह छत्तीसगढ़ में है और इसके सर्वोच्च शिखर का नाम ही अमरकंटक है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है? सेनोजोइक से हुआ है, और जिसका निचला भाग तराई प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तराई प्रदेश के नाम से किसका निचला भाग जाना जाता है? शिवालिक श्रेणी का। वहीं प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है, जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। क्योंकि कल भी हमने एक फैक्ट के बारे में बात करी थी, जिसकी आकृति पूछी गई थी आपसे, और यहाँ भी आपसे वही पूछा जा रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार की आकृति त्रिभुजाकार है और यह गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो यह मध्य प्रदेश राज्य में है। वहीं विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटती हैं। प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटने का काम कौन सी पर्वत श्रेणियाँ करती हैं? तो विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी करती हैं। वहीं छोटा नागपुर को पठार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर सुरूर वाला सू हटा देंगे तो रूर बचेगा, तो वही रूर की बात कर रहे हैं। छोटा नागपुर के पठार को ही भारत के रूर के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी का नाम पारसनाथ है। पारसनाथ सर्वोच्च चोटी है किसकी? छोटा नागपुर के पठार की। वहीं दामोदर नदी किस पठार से निकलती है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से ही निकलती है, और दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। जैविक मरुस्थल के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो दामोदर नदी को ही जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है, जो कि अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट है कि हिमालय की सर्वोच्च चोटी का नाम बताएं। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी की बात हो रही है, तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी का नाम नमचा बरवा है। क्या नाम है? नमचा बरवा, जो कि अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी जिसका नाम नमचा बरवा है। अगला आता है कि हिमालय की कैलाश पर्वतमाला किस देश में स्थित है? हिमालय की कैलाश पर्वतमाला किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर दोस्तों चीन होगा। चीन में ही हिमालय की कैलाश पर्वतमाला स्थित है। वह नंदा देवी चोटी हिमालय के किस क्षेत्र का भाग है? तो नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का ही भाग है। और नंदा देवी शिखर किस राज्य में आता है? तो नंदा देवी शिखर उत्तराखंड में आता है। जैसा कि कुमायूं गढ़वाल जो कि उत्तराखंड का एक प्रमुख क्षेत्र है, तो नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का भाग है और यह उत्तराखंड में आता है। और मध्य प्रदेश में पचमढ़ी एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो कि सतपुड़ा की पहाड़ियों पर स्थित है, और पचमढ़ी को ही सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जाना जाता है। अगला फैक्ट आता है कि नंदी हिल्स किस शहर के पास स्थित है? तो नंदी हिल्स मैसूर शहर के पास ही स्थित है। और महादेव की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? तो महादेव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश स्थित हैं। वहीं सारामती पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो हमें याद रखना है सारामती पर्वत नागालैंड में स्थित है। महेंद्रगिरी की चोटी किस घाट में स्थित है? तो महेंद्रगिरी चोटी पूर्वी घाट में स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का प्रमुख कारण माना जाता है। यह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का प्रमुख कारण होता है। तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा होने का सबसे प्रमुख कारण होता है पश्चिमी विक्षोभ का होना। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? जोंग या फिर उसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। तो इसका तीसरा नया नाम क्या है?
तो महात्मा गांधी जलप्रपात ही जोंग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम है। भारत में यरलुंग जंबो नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? भारत में यरलुंग जंबो नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से ही यरलुंग जंबो नदी को जाना जाता है। भारत में कावेरी, गंगा और महानदी डेल्टा बनाने वाली सबसे प्रमुख नदियां हैं। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? कावेरी, गंगा और महानदी। और कावेरी का उद्गम स्थल कहाँ से माना गया है? तो कावेरी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ या ब्रह्मगिरी पर्वत से माना गया है। गोदावरी की 2 सहायक नदियों के नाम बताइए। तो गोदावरी की सहायक नदियों के नाम कौन कौन से हैं? तो गोदावरी की 2 सहायक नदियां हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे आसान है याद करने में, वैनगंगा और पैनगंगा। वैन से पेन नहीं लेना है, अन्यथा गोदावरी में जा गिरोगे। तो वैनगंगा और पैनगंगा गोदावरी की 2 सहायक नदियां हैं। जम्मू कश्मीर से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? बनिहाल दर्रे से। और बनिहाल दर्रा किस राज्य में आता है? तो जम्मू एवं कश्मीर में आता है। यहाँ पर राज्य की बात करी है, लेकिन हमें याद रखना है कि अब जम्मू और कश्मीर राज्य न होकर 2 यूटी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश के रूप में निर्मित हो गया है। अगला फैक्ट आता है कि कार्डोमोम पहाड़ियाँ, जिसका दूसरा नाम क्या है? कार्डोमोम की पहाड़ियों को ही इलायची की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। और अन्नामलाई पहाड़ियों के दक्षिण में ही कार्डोमोम की पहाड़ियाँ स्थित हैं। और कार्डोमोम की पहाड़ियाँ किस राज्य में आती हैं? तो कार्डोमोम की पहाड़ियाँ केरल राज्य में आती हैं। अगला फैक्ट आता है कि शेषाचलम की पहाड़ियों की घाटी में स्थित है कौन सा प्रमुख स्थल? तिरुपति। तिरुपति बालाजी जो हम सभी जानते हैं, तो तिरुपति शेषाचलम पहाड़ी की घाटी में ही स्थित है। अगला आता है कि शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर स्थित है, तो यह किस राज्य में है? शिव समुद्रम प्रपात कर्नाटक के मांड्या जिले में कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी पर कर्नाटक के मांड्या जिले में ही शिव समुद्रम प्रपात स्थित है। और सबसे बड़ा ग्लेशियर जो कि सियाचिन ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है, तो सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन भारत के जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। और सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर भारत और पाकिस्तान ये 2 प्रमुख देश हैं जिनके मध्य विवाद बना रहता है। तो सियाचिन ग्लेशियर के लिए ये सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर किन 2 देशों के मध्य विवाद है? तो भारत और पाकिस्तान के। और वर्तमान में भारत के सियाचिन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान में भारत के सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से भी जाना जाता है। अगला फैक्ट आता है कि भारत की मुख्य भूमि को पम्बन द्वीप अलग करता है किससे? रामेश्वरम द्वीप से। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से पम्बन द्वीप अलग करता है। कुल्लू घाटी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? तो कुल्लू घाटी लद्दाख और पीर पंजाल के बीच स्थित है। पाल घाट पश्चिम और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। पाल घाट पश्चिम और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है जो कि केरल और तमिलनाडु राज्यों को जोड़ने का कार्य करता है। यमुना नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? यमुना नदी को काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है और थोड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आप इसे कह सकते हैं कि यमुना नदी को खुले नाले के नाम से भी जाना जाता है। खुला नाला भी कहा जाता है यमुना नदी को। अगला फैक्ट आता है कि ऊटी, ऊटी का अन्य नाम है ऊटकमंड। क्या नाम है? ऊटकमंड। ऊटी कहाँ स्थित है? तो यह नीलगिरी में स्थित है। अगला आता है सैनेकोटा दर्रा। सैनेकोटा दर्रा तिरुवनंतपुरम को किस अन्य स्थल से जोड़ता है? तो सैनेकोटा दर्रा तिरुवनंतपुरम और मदुरई को जोड़ने का कार्य करता है। गंडक नदी को नेपाल में किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो गंडक नदी को नेपाल में सालिग्राम एवं नारायणी के नाम से जाना जाता है। गंडक नदी को नेपाल में सालिग्राम एवं नारायणी भी कहा जाता है। अगला फैक्ट आता है कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में प्रमुख रूप से कौन सी झीलें पाई जाती हैं? उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में प्रमुख रूप से कौन सी झीलें पाई जाती हैं? गोखुर झीलें। गोखुर झीलें किस क्षेत्र में? उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पाई जाती हैं।
वहीं ओडिशा का शोक किस नदी को कहा जाता है? अभी तक हमने बंगाल का शोक, असम का शोक, इन सभी के बारे में चर्चा तो कर ही ली है पिछले वीडियोस में। यहाँ हम बात कर रहे हैं ओडिशा का शोक किस नदी को कहा जाता है? ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है। महानदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है, ठीक है। ओडिशा में अपना डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? महानदी बनाती है। जलोढ़ मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा पोटाश और कैल्शियम की होने से नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटाश तथा कैल्शियम की प्रचुरता या अधिकता तथा नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी में, ठीक है। कोसी नदी, जिसका अन्य नाम विनाशक नदी भी होता है। कोसी नदी, जिसका अन्य नाम क्या है? विनाशक नदी। और यह किस लिए विख्यात है? क्योंकि यह अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। अपना मार्ग बदल लेती है, इसका कोई मार्ग नहीं है, ये जहाँ से चाहे वहाँ से अपना नया मार्ग बना लेती है। कौन सी? कोसी नदी। अगला आता है कि किस मिट्टी का निर्माण लावा के प्रवाह से होता है जिसमें कार्बनिक पदार्थों की अधिकता या अधिक उपस्थिति होती है? तो काली मिट्टी का निर्माण लावा के प्रवाह से होता है जिसमें कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। और भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में या देश में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार तमिलनाडु राज्य में होता है या पाया जाता है। अपक्षालन एवं कोशिका क्रिया द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? अपक्षालन एवं कोशिका क्रिया द्वारा केशिका क्रिया के द्वारा लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। और ग्रीष्म काल में आने वाली तूफानों को पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? ग्रीष्म काल अर्थात गर्मियों में आने वाले तूफानों को पश्चिम बंगाल में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है, काल बैसाखी कहा जाता है। असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझाओं को किस नाम से जाना जाता है? असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में मानसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझाओं को नॉरवेस्टर्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नॉरवेस्टर्स के नाम से जाना जाता है। अगला फैक्ट है कि भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? या भारत के किस राज्य में ठंडे के मौसम में वर्षा होती है? तो तमिलनाडु के मौसम में, क्योंकि यहाँ पर लौटते हुए मानसून की वजह से वर्षा देखी जाती है। अगला फैक्ट आता है कि लवण नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? लवण नदी के नाम से लूनी नदी को नाम से जाना जाता है। अगला आता है जाफना। जाफना जो कि तमिल बहुल क्षेत्र है। कौन सा? तमिल बहुल क्षेत्र है जाफना। जाफना शेष श्रीलंका से किस दर्रे को जोड़ता है? एलिफेंटा दर्रा से जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है जो कि जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में आता है। अगला आता है कि दक्कन के पठार का निर्माण यह किस चट्टान से बना है? तो दक्कन का पठार बेसाल्ट चट्टानों से बना है। दक्कन पठार का पूर्वी भाग क्या कहलाता है? दक्कन के पठार का पूर्वी भाग विदर्भ कहलाता है, या विदर्भ के नाम से दक्कन के पठार का पूर्वी भाग जाना जाता है। वहीं धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? तो धारवाड़ का पठार कहाँ पर? कर्नाटक में है। गंगा में दक्षिण से मिलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो गंगा में दक्षिण से मिलने वाली प्रमुख नदी सोन नदी है। कौन सी? सोन नदी है। वहीं सेवन सिस्टर्स के नाम से किन राज्यों को जाना जाता है? तो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। वापिस रिपीट करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। ये 7 राज्य हैं जिन्हें सेवन सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है, और ये पूर्वोत्तर भारत के प्रमुख 7 राज्य भी हैं। हिमालय पर्वत की एक कौन सी प्रमुख श्रेणी म्यांमार में स्थित है? हिमालय पर्वत की कौन सी एक प्रमुख श्रेणी म्यांमार में स्थित है? तो उसका नाम है अराकान योमा। अराकान योमा म्यांमार में स्थित हिमालय पर्वत की एक प्रमुख श्रेणी है। दूधगंगा नदी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो दूधगंगा नदी जम्मू और कश्मीर, जो कि पहले राज्य हुआ करता था, अब यूटी में हो गया है, 2 यूटी में हो गया है, जम्मू और लद्दाख। तो दूधगंगा नदी वहीं पर है। अगला आता है शेवराय की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो शेवराय की पहाड़ियाँ या शेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं। अगला आता है
ज्वार नदमुखी का निर्माण उपयुक्त में से या निम्नलिखित में से कौन सी नदी करती है? तो हमें ऑप्शंस न याद रखते हुए सीधा सीधा हमें आंसर याद रखना है। ज्वार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण नर्मदा नदी करती है। और लास्ट फैक्ट आता है कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो यह थे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जिनके बारे में आज हमने चर्चा की है। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया और सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।